नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा में। और जब हम बड़ौदा विधानसभा में घूम रहे थे तो हमारी मुलाकात हुई हरियाणा के एक जाने माने चेहरे, कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और गोहाना से भी चुनाव लड़ चुके हैं। गोहाना में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, थोड़े ही मार्जिन से यहाँ पर शिकस्त हुई, पर अपनी जो मौजूदगी अच्छी तरीके से दर्ज करवाई गोहाना में। अभी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूरे हरियाणा का माहौल गर्म है, पूरे हरियाणा की निगाहें बड़ौदा उपचुनाव पर हैं। और आज हम बेबाक तीखे बोल चैनल के दर्शकों को रूबरू करवाएंगे राजकुमार सैनी जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है जी। नमस्कार। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने दो शब्द मेरे सामने कोई सवाल पूछने का रखा, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं जी। जैसे कि बिल्कुल आम सामान्य तरीके से बड़ौदा का चुनाव चल रहा था, हमने देखा कि आप जागसी गए और जागसी के सरपंच ने एक लोकतांत्रिक तरीके को तोड़ते हुए आपको गांव में बोलने से रोका। तो इस के बारे में पहले हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि आप बेबाक तीखे बोल चैनल के दर्शकों को बताओ कि ये किस मंशा से किया गया। देखिए, आपको मालूम है कि जब से हरियाणा बना, यहाँ पर 5 मुख्यमंत्रियों का दमखम एक ही समाज के भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा की दलित और पिछड़ा वर्ग की 75% आबादी का सिस्टम जो है ना हाईजैक होया हुआ है। और इस बात को लेकर के हमने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ जद्दोजहद की, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के समय में हमें ये देखने को मिला जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झूठे कागज बना करके अपने लोगों को बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन में डाल दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसको लेकर के जो है ना पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर एक समाज के मुट्ठी भर लोगों ने पूरे समाज का ताना बाना विघटित कर दिया और आरोप राजकुमार सैनी पे लगाया, जिस पर मैंने कहा था कि अगर आरक्षण देना ही है तो 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में हमारे लोगों को आज जो हमारे हरियाणा के अंदर है, ये हमने सबसे पहले बोला था कि जब 17 मार्च 2015 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो 24 मार्च को हमने पहली बाइट दी थी, जब वो मुट्ठी भर लोग सरकार को थ्रेट कर रहे थे कि हम आरक्षण लेके छोड़ेंगे, अगर सरकार ने हमारा आरक्षण रद्द किया तो हम पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर आगजनी करेंगे और अपने इसको सरकार को गिराएंगे। तब मैंने कहा था कि क्या सरकार किसी की बपोती है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी मानने से उसके फैसले को भी फाड़ करके प्रतियां फेंक रहे हैं। तो अगर आरक्षण का इतना जरूरत है तो ये आरक्षण जनसंख्या अनुपात में 100% क्यों ना कर दिया जाए कि सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में उनका हिस्सा मिले। लेकिन 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर, ये वो पेपर हैं जब हरियाणा जल गया, जलने के बाद हरियाणा के अंदर एक ही समाज के 10% लोगों के पास 50 से 55% नौकरी अलग अलग विभागों में है और 28% नौकरी ये है और 69,000 लोगों ने अपनी जाति छुपा ली थी। जब हाई कोर्ट ने डंडा दिया तो सब के सब वही निकले। ये 50 से 55% रोजगार और हिस्सा बैठता था 10%। इसको लेकर के जब हम जनता के बीच में खुलासा करते हैं तो लोगों को पीड़ा होती है, आरोप लगाते हैं भाईचारा खराब करने का। भाईचारा तो वो लोग खराब करके जो 5 मुख्यमंत्रियों ने दलित और पिछड़े वर्ग के 52% लोगों को सिर्फ 12% के अंदर निचोड़ के रख दिया। ये रिकॉर्ड है। केंद्रीय सेवाओं में हिस्सा 11.25% है और हरियाणा के अंदर ये हिस्सा सिर्फ 12%। 52 लोगों के पास हिस्से 12 और 10 लोगों के पास हिस्से 50-55।
अब कब तक बर्दाश्त होगा? जब हम इसका खुलासा करते हैं तो लोग भाईचारे की तोड़ने की बातें करते हैं। अरे भाईचारा तो उन लोगों ने तोड़ा जो 5 मुख्यमंत्रियों ने सब कुछ लूट करके अपने लोगों को दिया। भाईचारे की बात करने वाले लोगों ने इस दलित और पिछड़ा वर्ग को चारा बना करके निगल लिया है और आरोप लगाते हैं कि जागसी वाले सरपंच दोनों इकट्ठे होकर के पहले वहां पर चौपाल में, हरिजन चौपाल के अंदर जो ऐसी चौपाल थी उसमें उनको प्रताड़ित किया, फिर वहां ताला ठोका और वहां से आकर के जहां टाइट गली थी गांव के बीच सेंटर में, हमें पीसीआर वाले पहले ही कह रहे थे कि ये तो झगड़ा करने पर उतारूंगा। मैंने कहा जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन हमने तो चौपाल में जाना है। अब उन्होंने बीच में एक गाड़ी खड़ी की। गाड़ी इतनी तंग थी कि गाड़ी खड़ी होते ही दूसरी गाड़ी साइड से क्रॉस नहीं कर सकती थी। एक साइड में बुग्गी खड़ी कर दी, एक ट्रैक्टर ला करके खड़ा कर दिया और बकवास करने लगे। आप पहले कभी इस गांव में आए, किसी के मरने पर आए, किसी की बारात में आए, आपने कितनी नौकरियां दी? अरे नौकरियां उन लोगों ने देनी थी जिनके पास राज रहा। नौकरियां तुम्हारे नेताओं ने देनी थी इन दलित और पिछड़ों को, जिनको आप मुझसे पूछ रहे हैं। जो लोग आपने 17 लोग मार दिए, मैंने तो उनको भी 2-2 लाख रुपए दिए जो तुमने अपनी तलवारों के धार से उनके सरधड़ा अलग कर दिए, घर से घर जला दिए, बड़े बड़े मकाम जला दिए और ऊपर से भाईचारा खराब करने का आरोप हमें लगा रहे हैं। जो कि उस सरपंच की वीडियो पीछे कोरोना के टाइम में पीटते हुए गांव ग्रामीणों को सामने दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जो प्रजातंत्र को ना माने, सुप्रीम कोर्ट को ना माने, संविधान को ना माने। मैं उस सरपंच से जानना जरूर चाहूँगा कि सरपंच जी, तेने भी वोटें जो है ना गांव के गरीब लोगों की भी ली होंगी, आगे तक पंची बनकर दिखाइए, तेरे को पता लग जाएगा। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक सरपंच एक पूर्व सांसद का, एक पूर्व विधायक का, एक राज्य पार्टी के अध्यक्ष का रास्ता रोकता है, क्या एक सरपंच में इतनी हिम्मत होती है या उसे पीछे से किसी राजनीतिक शय मिल रही थी? देखिए, राजनीतिक शय तो इनकी है ही है। इन्हें दूसरे लोगों को जो है ना अपने गांव के अंदर उन कमजोर तबके के लोगों को जागृति करने में पीड़ा होती है। और मैं ये बात कहूँगा, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में अगर इसने आना ही है तो आजा, फिर मेरे नैनगढ़ में आजा, तो मेरे घर के पास बोल कर दिखाइए। अपने घर के अंदर तो दुनिया कुत्ते बहुत भौंकते हैं। मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ कि सरपंच भी जनता ने बनाया होगा। क्या आपने ये गांव मोल ले लिया, या आपका गांव गिरवी है, या वो कमजोर तबके के जो लोग आपके सामने मुख दर्शक बन करके सिर्फ ये दर्शाते रहे कि भाई कौन झगड़ा मोल ले? वो लोग तो झगड़े पे उतारू थे। अगर कोई भी हमारे में से उस बात की जद्दोजहद करता तो झगड़ा स्वाभाविक था। लेकिन हमारे बीच में पीसीआर खड़ी थी, पीसीआर वाले भी कहने लगे जी रहने दो। लेकिन मुझे बहुत अचंभा हो रहा है कि क्या गांव के वो सैकड़ों लोग जिनके ऊपर दादागिरी करते हुए लाठियां बरसा रहा है, एक सरपंच को एक कायदे कानून का या कोई समाज के सम्मान का कोई ख्याल नहीं है। और एक प्रजातांत्रिक ढंग को वो गला घोट करके ये सोचता है कि मैं, अरे अपनी बात तो सरकार के दफ्तर के आगे लोग कहते हैं, तेरा तो दफ्तर नहीं, तेरा गांव है, तेरे गांव की ठेकेदारी तेरी नहीं। तो मैं कहूँगा कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जी, लोकतंत्र सुरक्षा मंच मतलब आपकी पार्टी बड़ौदा विधानसभा के लिए क्या रणनीति बना रही है? किस तरह का उम्मीदवार लेकर आने वाले? देखिए, जींद चुनाव में भी हमने देखा था कि हमारा जो कैंडिडेट था उसी को लोगों ने कैप्चर कर लिया था लालच दे करके। इसी प्रकार की हमें अंदेशा रहेगा कि अगर कोई मजबूत आदमी जो पैसे अच्छे खर्च करके चुनाव को मैनेज कर सके तो हम उसकी तलाश में हैं। अन्यथा पर अगर कोई नहीं मिलता तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा ताकि कोई बार्गेनिंग ना हो सके। अच्छा, आपको ये लगता है कि किसी अगर उम्मीदवार पर दांव लगाया जाता है तो उसे दूसरी पार्टियां हाईजैक कर सकती हैं? यदि कोई अच्छा उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलता है तो आप खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल। मेरा एक और बहुत ही तीखा सवाल है कि हरियाणा में किस तरह की राजनीति की ओर बढ़ रहा है? यदि
सरवखाप पंचायत में बलराज कुंडू जी बाकी जातियों पर सीधे कटाक्ष करते हैं। उनके खिलाफ उन्हें किसी गांव में आने से कोई नहीं रोकता है, कहीं जाने पर नहीं रोका जाता है। आप वहां जाकर क्या बोलने वाले थे, क्या नहीं बोलने वाले थे, परंतु आपको इस बोलने पर लोकतंत्र की हत्या होती है, आपको रोका जाता है, क्योंकि बोलने का अधिकार तो पूरे भारत के संविधान में हर इंसान को मिला हुआ है। आप इस राजनीति के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बलराज कुंडू को कुछ नहीं कहा जाता, उसे कोई कुछ नहीं कहता? बलराज कुंडू की मेरे पास ऐसी कई क्लिप्स हैं कि वो जातिवादी जो आरोप लगाते हैं, दूसरों पर जातिवादी बोलते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बलराज कुंडू हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, इनके तो मंचों से मेरे को भद्दी भद्दी गालियाँ माँ और बहन बेटी की भी दी गई हैं। उन लोगों को हमारे समाज के ये लोग खड़े होकर के कोई सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोगों ने अभी तक इनकी गुलामी भुगती है और अभी भी हमारे लोग कहीं ना कहीं इनकी गुलामी और इनके दबाव के प्रेशर में हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि एक दिन वो आ जाता है कि जब सब्र का बांध टूटता है और लोग समझ जाते हैं कि फिर बड़े बड़े धड़ल्लेदारों को औकात दिखा देते हैं, जब जमीन के अंदर जो है ना पड़े हुए शिकते मिलते हैं। ये जो प्रजातंत्र की हत्या इन सरपंचों के द्वारा इनके शय ऊपर से मिलती है और अपने लोगों को, चाहे किसी को माँ की बहन की जितनी मर्जी गालियाँ दे दें, दूसरा आदमी अगर सभ्यता में भी बोलेगा तब भी इनको चुभन होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज बिलबलान गांव में गया, मेरे पास वहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे थे। जैसे ही पानी आया मैंने कहा भाई रुक जाओ, लेकिन क्या बदकिस्मती है कि पानी के लिए बहुत सारे लोग उठ उठ कर जब जाने लगे। मैंने कहा भाई रुको, क्या बात है? बोला जी 5 दिन में 1 दिन पानी आता है। ये है बीजेपी की सरकार और कांग्रेस सरकार जो 55 साल तक राज करती रही। आज भी बड़ौदा हल्का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी नाक का सवाल बनता है, उसमें 5-5 दिन में पानी। मैं आज जसराना के अंदर देखा, बिलबलान के अंदर देखा, जब 5 दिन में पीने के पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि लोग जैसे दूध वाला दूध कहीं लेकर न चला जाए, इस प्रकार से पानी के इंतजार में बैठ करके लोग दौड़ते हुए पहुंच रहे हैं। और बोला कि सिर्फ 1 घंटा आना है और फिर उसके बाद आएगा नहीं। ये है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का विकास, जिसको कह सकते हैं कोरा विनाश। सबका साथ सबका विकास। इस देश में दो वर्ग हैं। एक वर्ग है 75% SC/BC का शूद्र वर्ग और दूसरा है 25% का जनरल वर्ग। इस दलित पिछड़े का और जनरल कैटेगरी के अंदर जो इम्बैलेंस सिस्टम हुआ, वो 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर इतना इम्बैलेंस कर दिया कि बाकी की जातियों का हिस्सा किसी का 2%, किसी का 1%, किसी का 0.5%, किसी का आधे में से 0.5%, और जिन लोगों के पास है उनका 2.5% तो जाति का जनसंख्या बताने के बाद, और 29% लोगों की जिन लोगों ने ये जाति छुपा ली थी। और जब हाई कोर्ट ने डंडा दिया तो उस वक्त इन लोगों ने जब जाति बताई तो सब के सब वही निकले। ये भेदभाव जब लोगों के सामने खुलासा होता है तब पीड़ा बहुत होती है कि ये हमारी चोरी लोगों को ना बताए, बस इस वजह से रोका जाता है। एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं आपसे, बहुत ही अहम सवाल है कि आप सांसद थे कुरुक्षेत्र से, आपने अपने SC समाज के लिए, BC समाज के लिए लड़ाई लड़ी, आपने अपना पद तक त्याग दिया, आपने सांसद पद का भी लोभ नहीं रखा। आप जब इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको समाज का कितना सहयोग मिल रहा है, समाज का कितना सहायता मिल रही है? देखिए, मेरे समाज में ये तो है नहीं कि वो मेरी 10 रुपए से मदद कर सकें। वो तो बल्कि और आशा करते हैं कि हमें कोई गाड़ी घोड़ा दे करके हमें कन्वेंसिंग के लिए, काम करने के लिए जो है सहयोग करें। लेकिन पर फिर भी मेरा जो है ना, जो आंतरिक तौर पे लोगों के अंदर जो दबाव है, उसका जो मेरे को समर्थन मिल रहा है कि भाई हम सामना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कन्फर्म है कि भी वोट अपनी डालेंगे। हमने सब पार्टियों को डाल के देख लिया, अब के हम अपनी वोट डालेंगे। और अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो 2024 में हम इस दलित और पिछड़े को जगा करके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं कि जिसके हकदार थे। अगर ये अपनी हकदारी के लिए लड़ाई लड़ना चाहेंगे
तो इन लोगों को अपने ज़मीर को जगाना पड़ेगा, और राज में जाने के लिए जब तक ये लोग अपना हौसला नहीं करेंगे तब तक कोई इनको बैठने तक नहीं देगा। अच्छा, एक बात, जिस बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, यदि आपको बाहुबलियों से छुटकारा चाहिए तो आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, यहाँ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। उस सरकार के बनने के बाद क्या आपको लगता है हरियाणा में बाहुबलियों से छुटकारा मिल गया है? देखिए, मैंने तो ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लागू करने में सरकार नापुंसक रही, और सरकार जो है ना घुटने टेक गई जब मिलिट्री बुलानी पड़ी, और ये सरकार इतनी लाचार मेरे को दिखाई दी जैसे जो है ना कोई गिड़गिड़ाता है। सरकार के गिड़गिड़ाने से पता लगा कि सरकार जो है ना रेंगती हुई उनके घुटने पकड़ रही है, उनके केस भी वापस ले रही है जिन्होंने पूरे हरियाणा में आगजनी की। 17 लोग बैकवर्ड दलित समाज के मार दिए गए, और सरकार उनको विधानसभा में बैठ करके फिर आरक्षण दे रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जवाब दे रहा है। ये ना तो नीति जान रही सरकार, ना विधान जान रही, ये तो सिर्फ अपना वक्त निकालने के लिए तलवे चाट रही है उन लोगों के। और आज भी मुझे लगता है कि बीजेपी में इतना दम नहीं है कि भी वो कमजोर तबके को इंसाफ दे सके। चलो, अभी हम बात कर रहे थे लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, जो कुरुक्षेत्र से पूर्व में सांसद रहे हैं, पहले विधायक भी रहे हैं, और आज उन्होंने अपने मन की बात बेबाक तीखे बोल चैनल के दर्शकों के साथ साझी की। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।